हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और हम लोग आज मैग्नेटिज्म के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। ठीक इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग ने एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखकर देखा था कि उस पर फोर्स किस तरह का लगता है। हमने बात किया था भाई क्लोज करंट कैरिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, जीरो। और उसी करंट कैरिंग क्लोज लूप पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। पर्टिकुलरली इस करंट कैरिंग लूप के एक एस्पेक्ट वाइज अगर देखा जाए इसे मैग्नेटिक डाइपोल कहा जाता है। अब इस बारे में डिटेल करते हैं भाई। फिलहाल तो मैं बोलता हूं हम लोग का जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिक डाइपोल। और जब कभी कोई करंट कैरिंग लूप की बात की जाए उसमें कुछ गुण मैग्नेट के होते हैं। इस मैग्नेट के गुण होने के कारण उसका नाम मैग्नेटिक डाइपोल भी कहा जाता है और उसकी प्रॉपर्टी डाइपोल मोमेंट कहलाती है। ठीक, शुरू करते हैं। पर भाई डाइपोल शुरू करते वक्त ना सबसे पहले जो बात सबको याद आती है वो आती है भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल। बिकॉज कुछ ही महीने पहले लोग पढ़े हैं, काफी समझे हैं, काफी सारी बातें की हैं, काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और स्कूल वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। शुरू करते हैं। तो भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या थी? अगर एक माइनस चार्ज है, एक माइनस क्यू और एक का चार्ज है प्लस क्यू और दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, इन्हें हम लोग डाइपोल कहते हैं। बिकॉज दोनों पोल एक ही स्ट्रेंथ की और इनके लिए एक क्वांटिटी डिफाइन की गई थी भाई, डिटरमाइन की गई थी रादर, वेक्टर p इक्वल्स टू q इंटू डिस्टेंस, जहां पे ये दूरी है d एंड दैट्स हाउ इट्स बीन डिफाइंड। एक्सपेरिमेंटल है और ये कहीं ना कहीं ये समझाता है कि कितना तगड़ा पेयर बनता है, ये कितना तगड़ा फील्ड बनाएगा इस रीजन में ये, एंड सो ऑन। अगर बात करें मैग्नेट्स की तो असल में मैग्नेट के लिए ही हम लोग मैग्नेट डाइपोल डिफाइन करते हैं। और किस तरह डिफाइन किया जाता है भाई से? अगर ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल है तो जैसे यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है ना, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट थी भाई, ये वाली हो गई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और इससे लिखते हैं m इंटू डी, जहाँ पे m क्या है? हर एक पोल का स्ट्रेंथ और d हो गया अलग दूरी। ठीक, यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की तरफ ये फील्ड लाइन जाती है और बाहर में ऑब्वियसली ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो इस तरह की फील्ड लाइन बनाती है भाई, इस तरह की। अगर इस तरह का कोई और भी सब्सटेंस या कोई भी और चीज या कोई भी और अरेंजमेंट इस तरह की फील्ड लाइन बना पाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना पाए, मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि मैग्नेट की जगह हम लोग उसे इमेजिन कर सकते हैं और यही टर्म जो हम लोग यहां पे लिखे उसके लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई मैग्नेट का एक अच्छा बात यह है या एक विचित्र बात यह है कि यहां पर दोनों पोल एक साथ डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि फील्ड निकला और जाने के लिए कोई है ही नहीं, ये हमेशा साथ ही रहेंगे, है ना। हम लोग हमेशा बोलते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट करता है। कभी भी अगर गॉस लॉ के बारे में सोचोगे ना तो गॉस लॉ में क्या था कि एक प्लस चार्ज अंदर हो सकता है, माइनस चार्ज बाहर हो सकता है, क्योंकि उन लोग हमेशा पेयर्स में जरूरी नहीं है। पेयर में रहना तो एक प्रॉपर्टी हो गया कि भाई वो डाइपोल बन गया। पर मैग्नेट हमेशा पेयर्स में रहते हैं, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल एक संग रहेगा। हमेशा तोड़ते जाओगे तो एक नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा मिलेगा। तो जब भी गॉस लॉ लगाओगे एक मैग्नेट के लिए तो हमेशा वो जीरो आएगा। बिकॉज नेट जो अंदर बोला जाए फील्ड लाइन जितना निकलेगा उतने अंदर घुस भी जाएगा। बिकॉज लेने वाला और देने वाला दोनों अंदर एक साथ होगा उस क्लोज एरिया के अंदर, अनटिल अनलेस इस तरह ड्रॉ किया जाए कि भाई उसका साउथ पोल बाहर निकल जाए, है ना। हम लोग इस वाले टॉपिक में ना करंट कैरिंग वायर का डिपेंडेंसी देखना चाहते हैं इस डाइपोल के ऊपर। मतलब डिपेंडेंसी नहीं बोलना चाहिए मुझे बोलना चाहिए भाई कंपैरिजन करने का मन है मेरे को कि एक मैग्नेट को अपने क्या करंट कैरिंग कॉइल से कंपेयर कर सकते हैं क्या? वो भी मैग्नेट वाला बिहेवियर दिखा सकता है? और अगर दिखा सकता है तो क्या हम लोग उसके लिए वो वेक्टर m जो मैंने अभी लिखा था वो डिफाइन कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा एंड सो ऑन। ये सारी बातें इस वीडियो में होने वाली है। ठीक है भाई, शुरू करते हैं फिर एक करंट कैरिंग कॉइल को लेते हुए। कुछ बच्चे शायद अपने 10 के लेवल से जानते हो कि जब कभी एक सोलेनॉइड में करंट फ्लो करता है तो उसका एक एंड नॉर्थ एंड एक एंड साउथ बन जाता है। यहां पर वही बात है। एक करंट कैरिंग कॉइल अगर ऐसा देखा जाए तो ये अपने आसपास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इस बारे में और हम लोग बातें करेंगे जब हम लोग बायट-सैवर्ट्स लॉ पढ़ लें। ठीक है, अभी तो बस जानते जाओ। तो इस तरह से फील्ड लाइन घुस के इस तरह वापस आएंगी, इस तरह इस तरह। ठीक है, तो जो फील्ड लाइन निकला वो वापस यहीं पर आने वाला है, जो फील्ड लाइन निकला वो वापस आने वाला है, जो फील्ड लाइन निकला वो वापस यहीं से वापस आने वाला है, इधर इधर इधर। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको एक मैग्नेट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं जिसमें ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहां पे फील्ड लाइन इस तरह निकल रही है भाई, इस तरह निकल रही है और फिर वापस यहीं पर आ रही है और फिर अंदर में साउथ से नॉर्थ, राइट? क्या कंपैरिजन दिख रहा है दोनों में? हां, अगर दिख रहा है तो क्यों ना हम लोग जो टर्म इनके लिए डिफाइन करते हैं वो टर्म इनके लिए भी डिफाइन किया जाए।
ठीक है। तो जैसे इसकी स्ट्रेंथ, इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि भाई किस तरह का मैग्नेट है, किस तरह के वहां पे मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट किए गए हैं, है ना, वहां की मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट कैसी है। यहां पर जो स्ट्रेंथ है ना इस मैग्नेट की विल डिपेंड ऑन कितना तगड़ा करंट, जितना तगड़ा करंट होगा उतना ज्यादा ये फील्ड लाइंस होगा। इट विल डिपेंड ऑन करंट, इट विल डिपेंड ऑन कितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जितना एरिया बड़ा होगा उतने फील्ड लाइंस निकल पाएंगे इस जगह से। इट विल डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कॉइल। सो व्हेन वी accumulate all of them, we'll write m equals to NIA, जहां पे a है एरिया वेक्टर, जहां पे a है एरिया वेक्टर, I है करंट, n है नंबर ऑफ टर्न्स। ये फॉर्मूला हो गया करंट कैरिंग कॉइल के लिए। अगर एक करंट कैरिंग कॉइल को हम लोग मैग्नेट से कंपेयर करें तो जैसे जो टर्म यहां पे वेक्टर m था वो था m इंटू डी, यहां पे होगा NIA, जहां पे n हो गया नंबर ऑफ टर्न, I हो गया करंट एंड a हो गया एरिया वेक्टर। ये जितना बड़ा होगा उतना तगड़ा ये डायपोल मोमेंट होगा इसका, या उतना तगड़ा ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। अपने अगर आई बढ़ाते जाएं तो यहां पे फील्ड लाइंस बढ़ते जाएंगे, डेंसिटी बढ़ता जाएगा। अगर ये एरिया बड़ा करते जाए तो ज्यादा फील्ड लाइंस निकल पाएंगे यहां से, और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो वापस करंट पार्टिसिपेशन ज्यादा हो जाएगा, तो फिर से वेक्टर एम बड़ा हो जाएगा। यस और नो? इस तरीके से हम लोग एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेट से कंपेयर कर इस टर्म को यहां के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आराम से कॉपी कर लो भाई। चीजें समझ में आ रही है भाई? काफी सिंपल सिंपल चीजें हैं, आराम से देखते चलो। आई होप ये कुछ बातें हैं जो हम लोग डिराइव नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटल है, इन्हें फील करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि बातें सही है कि नहीं। हाँ सही है, करंट बढ़ेगा तो जो फील्ड बढ़ेगा वो बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग बायट सवर्ट्स जब पढ़ेंगे, मैं वापस बात करने वाला भाई, करंट पर डिपेंड करता है क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ज्यादा करंट होगा ज्यादा फील्ड बनेगा यहां पर, ज्यादा और ज्यादा बड़ा एरिया ज्यादा डेंस होगा फील्ड लाइंस, तो उतना तगड़ा मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाला है ये। ठीक है ना। तो फिर आगे बात करते हैं। अब बात होता है कि भाई ऊपर नॉर्थ पोल है ना, नीचे साउथ पोल है। ये जो एरिया वेक्टर है ये क्या है? हम लोग ने एरिया वेक्टर मैंने बात पहले भी किया था, बट यहां पे कैसे बात करना है समझो। करंट अगर इस तरह फ्लो कर रहा है, इस करंट के अलोंग अपने राइट हैंड के कर्ल को रखो, मतलब राइट हैंड निकालो और अपने जो उंगलियां घूम रही है ना इसे इस कर्ल के ऊपर रखो, और देखो नॉर्थ पोल की तरफ मेरा ये थंब पॉइंट करेगा। राइट हैंड थंब रूल जैसा ही कुछ है। करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो मेरा थंब जिस तरफ पॉइंट कर रहा है उस तरफ नॉर्थ पोल है और नीचे तरफ फिर साउथ पोल है। या फिर बोल सकते हो ये लाइन है मेरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, ये लाइन है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एरिया वेक्टर किस तरफ पॉइंट कर रहा है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। मतलब अगर हम लोग इस तरह दिखा रहे हैं तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ ये लाइन जा रहा है। वहां पे क्या था? माइनस से प्लस की तरफ मैंने दिखाया था मैग्नेट में, साउथ से नॉर्थ की तरफ, यहां पे भी साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये अंदर के लिए हो गया, और बाहर में फिर ऑब्वियसली नॉर्थ से साउथ फील्ड लाइंस। ठीक है। अच्छा एक बात और, एक चीज कभी कभार ना, अगर इस करंट कैरिंग कॉइल को अपने ऊपर से देखें, मैं अगर ऊपर से ऑब्जर्व करूं, अपने किताब में ना बचपन में पढ़ते थे कि जिस जगह से अपने को एंटी क्लॉकवाइज दिखे, जिस साइड से, देखो ऊपर से देखने से क्या दिख रहा है? करंट इस तरह फ्लो कर रहा है ना। मेरे हाथ को देखो, मैंने इधर इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, मैं ऊपर वाले व्यू को ऐसे ड्रॉ कर दिया भाई। ये क्या एंटी क्लॉकवाइज ना, घड़ी इस तरह घूमता है, मैंने घड़ी का उल्टा दिखाया, तो भाई ये नॉर्थ पोल जैसा ही है, ये नॉर्थ पोल एंड होगा। जहां से एंटी क्लॉकवाइज दिखे वो नॉर्थ पोल होगा। लोग कैसे याद करते थे भाई? ये एन बनाओ और एन को इस तरह कर्ल दे दो, दिख रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट कर रहा है, दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट कर रहा है। हाँ, मतलब जहां से एंटी क्लॉकवाइज दिखे उस तरफ से नॉर्थ पोल होगा, और जहां से क्लॉकवाइज दिखे, अगर नीचे से देखते तो क्या दिखता है? ये क्लॉकवाइज दिखता है ना। नीचे से देखने से क्या दिखता है? क्लॉकवाइज दिखता। तो क्लॉकवाइज मतलब ये वाला एंड साउथ पोल। चेक कैसे करते हैं हम लोग? एस बना दे इस तरह, और दिख रहा है ये जो कर्ल है, ये क्लॉकवाइज की तरफ पॉइंट कर रहा है। मतलब जिस तरफ से क्लॉकवाइज वहां से साउथ पोल है, जहां से एंटी क्लॉकवाइज दिखे वो साइड नॉर्थ पोल है। ठीक है। अब और भी बातें करते हैं फटाफट इस पर। तो ये सारी बातें हो गई नॉर्थ पोल साउथ पोल का कंपैरिजन वाला बात। वैल्यू NIA पे डिपेंड करती है। बहुत बार इस वेक्टर ए पर भी बहुत सारे काम होंगे भाई। फिलहाल बात करते हैं आगे। अगर एग्जांपल है करंट कैरिंग सर्कुलर वायर हो, सर्कुलर, और ये रेडियस ए हो, तो भाई एम का फॉर्मूला यहां पे क्या होगा? अगर नंबर ऑफ टर्न 1 है तो आई, जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, एरिया क्या होगा? पाई ए स्क्वायर। ये हो गया डाइपोल मोमेंट। अब अगर डायरेक्शन निकालना हो तो कैसे निकालोगे? इस तरह निकाल लोगे भाई, बाहर की तरफ नॉर्थ, है ना, बाहर की तरफ नॉर्थ, पीछे तरफ साउथ। ठीक है। और अगर बात करें एक स्क्वायर की, एक स्क्वायर करंट कैरिंग वायर की, और बता दिया जाए कि एज लेंथ ए है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे वापस? और नंबर ऑफ टर्न 1 है तो वापस लिखेंगे आई ए स्क्वायर होगा एम का वैल्यू।
एम का वैल्यू, हाँ है ना। कई बार क्या होगा कि अपने को ना वेक्टर फॉर्म में दे देगा साइड। मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अपने अगर करंट कैरिंग कॉइल को इस तरह रख दें, ये भी लेंथ ए, ये भी लेंथ ए, ठीक है। ये कोई पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ये कोई स्क्वायर, ये कोई रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है। हम लोग ने जब क्लास 11 में वेक्टर्स पढ़ा था, और आई गेस कुछ बच्चों को याद भी होगा, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, हमें पढ़ाया गया था दैट वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पढ़ाया है, हाँ। कैसे भाई, ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होता है, ए बी साइन थीटा, याद आ रहा है, चेक करो। और ये ए साइन थीटा क्या था, अगर ये एंगल थीटा है तो ए साइन थीटा ये वाला हाइट था। फील करो भाई इस बात को, अगर ये ए है, ये ए साइन थीटा, ये क्या है भाई, हाइट है। तो हाइट इंटू बेस क्या हो गया, एरिया। ए साइन थीटा क्या हो गया, हाइट, इंटू बेस क्या हो गया, एरिया। तो ए साइन थीटा हाइट इंटू बेस इंटू हाइट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। याद रखना ये बात। अगर मैं इस मॉड को हटा दूं तो भाई इसमें डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन किस तरफ होगा, अगर ये ए है और ये बी है तो ए क्रॉस बी विल गिव यू इनवर्ड। यहां पे एक एन कैप भी लगता था, याद करो। मैं बोलता था भाई ये ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप इज द एरिया वेक्टर। यही एरिया वेक्टर है, मतलब ए क्रॉस बी अगर कर सकते हो कोई पैरेललोग्राम के लिए, कोई रेक्टेंगल के लिए, तो वहां पे जब ए क्रॉस बी करके जो रिजल्ट आएगा वो वैल्यू और डायरेक्शन दोनों एक साथ देगा। इसका एन कैप ही मेरा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। समझो इस बात को। ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहां पे जिस तरफ भी एन कैप है उस तरफ मेरा डायरेक्शन है। फील करो इस बात को भाई, ठीक है। तो दैट्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये बात समझने के बाद बारी आती है इन्हीं बातों पर एप्लीकेशन करने की, ठीक है। मान लेते हैं अगर ये ए है तो अपने इसके लिए कैसे लिखेंगे, वेक्टर एम लिखेंगे आई इनटू, ये क्या है भाई, करंट अगर इस तरह फ्लो कर रहा है तो नियम सीख लो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव साइड लो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव, तो ए आई कैप क्रॉस ए जे कैप, ये अपने आप डायरेक्शन के साथ आएगा। देखो कैसे, आई ए इंटू ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप। तो वेक्टर एम इक्वल्स टू आई ए स्क्वायर के कैप। आई गेस सबको याद होगा कि आई क्रॉस जे के देता है, जे क्रॉस के आई देता है, के क्रॉस आई जे देता है, मतलब जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, हाँ है ना। कॉपी कर लो भाई एकदम बढ़िया से। ये जो डायरेक्शन है ये हमें दो तरीके से मिल सकता था, या तो राइट हैंड थंब रूल, या तो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट से मिल गया। चेक करो ना यार, आई क्रॉस जे बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ क्या है, के कैप, हाँ है ना भाई। जब इस तरह रखा जाए कि पूरा पूरा एक्स वाई प्लेन में, या पूरा पूरा वाई जेड में हो, या पूरा पूरा एक्स जेड में हो, जो भी हो, तो वहां पे मैं पता है तीसरा कोऑर्डिनेट आंसर आएगा विद अ प्लस एंड माइनस डायरेक्शन। वहीं पर अगर करंट कैरिंग कॉइल कोई भी और अरेंजमेंट में रखा जाए तब मजा है इस फॉर्मूला का। बात करते हैं आगे, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर जा रही हैं भाई। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ डाइपोल। एन आई ए, जहां पे एन हो गया नंबर ऑफ टर्न, आई हो गया करंट, ए हो गया एरिया ऑफ दैट लूप। जितना बड़ा करंट उतना ज्यादा, उतना स्ट्रॉन्गर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है वो, उतना स्ट्रॉन्ग उसका डाइपोल मोमेंट होगा, है ना। और करंट कैरिंग कॉइल होने से मतलब है बस। और अभी कोई फील्ड रखा नहीं गया, ये अकेला है, कोई फील्ड आसपास में नहीं, अकेले रखा हुआ है। लेट्स से कोई इस तरह क्वेश्चन आ जाए, काफी किताबों के एग्जांपल में दिख जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन उठा रहा हूं भाई, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ये अगर इस तरह का क्वेश्चन है मान लो, ठीक है, ये सारा लेंथ है एल 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 एल, करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट इस तरह फ्लो कर रहा है। तो कैसे लिखोगे भाई, m इज इक्वल्स टू एन आई ए, ये फॉर्मूला है, यहां पे यूज करना है। कैसे देखो, अब डायरेक्शन किस तरफ है भाई, नहीं पता लग रहा है ना। अगर बोलोगे सर इस तरह घुमाते उंगली, कहां जा रहा है, ये कहां जा रहा है, कोई डायरेक्शन ही नहीं पता लग रहा है। तो अपने को आंसर इस बार आई जे के फॉर्म में मिलना चाहिए। इस बार अगर हम लोग को आंसर आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में मिल जाए तो अपना काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, एन है 1, आई क्या है, आई व्हाट इज एरिया वेक्टर। तो अब अगर एल ये है तो लिख लो इसको आराम से, या फिर इधर ले लो ये एल। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव साइड लेना है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव, ये दो ले लो, ये दो ले लो, ये दो ले लो, कोई भी दो ले लो, पर ऑर्डर में, जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है ऑर्डर में। ऐसा नहीं कि ये फिर ये ना,
ये तो ये फिर ये कोई भी दो। अब देखो ये जो है ये कहां रखा गया, ये है एक्स वाई प्लेन पर, ये क्या जेड के संग एंगल बना रहा है 30। तो अगर इसको हम रिजॉल्व करें तो क्या होगा, कॉस साइन अंदर की तरफ कॉस, मतलब एल कॉस 30 माइनस के कैप, हाँ या ना। ये एल है, ये मेरा जेड है बाहर की तरफ, इसके संग एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, कॉस 30 क्रॉस प्लस इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है, माइनस एल साइन 30 आई कैप। वाई माइनस, बिकॉज ये भी इस तरफ और ये अंदर की तरफ, इधर मतलब माइनस आई और इधर मतलब माइनस जेड, है ना। अंदर की तरफ माइनस जेड और इस तरफ माइनस आई, इसलिए ऐसे लिखे। ये हो गया इसका प्रेजेंटेशन। और ये दूसरा है क्या भाई, क्रॉस एल जे कैप, दिख रहा है ये ऊपर की तरफ है एल जे कैप। अब सॉल्व कर लो इसको भाई, आई इंटू क्या होगा, के कैप क्रॉस जे कैप, यहां पे लिख दो, यहां पे तो लिखा ही हुआ है के क्रॉस जे माइनस आई, ऑलरेडी माइनस आई, तो प्लस एल इंटू एल, एल स्क्वायर है ना, कॉस 30 मतलब √3/2 के क्रॉस जे माइनस आई माइनस माइनस प्लस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आई क्रॉस जे प्लस के यहां पे माइनस एल स्क्वायर साइन 30 मतलब हाफ। ये हो गया एक्सप्रेशन। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना हो कर लेना, ये एक्सप्रेशन रेडी है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग वेक्टर एम को रिप्रेजेंट कर देंगे फॉर इस तरह करंट कैरिंग वायर के लिए। तो नियम क्या सीखे, वेक्टर एम इज इक्वल्स टू एन आई वेक्टर ए। और वेक्टर ए बहुत बार अगर कोई पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, है ना, इन सब के लिए हम लोग ए क्रॉस बी का रूल यूज कर सकते हैं, जहां पे ए क्रॉस बी में ए और बी दोनों कंसेक्यूटिव साइड्स होने चाहिए और उनको आराम से आई कैप जे के फॉर्म में लिख दो तो आराम से आंसर आ जाएगा, आई कैप जे के फॉर्म में आएगा, ठीक है। बहुत बार ना करंट कैरिंग कॉइल इतनी सिंपल ना हो कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। लेट्स टॉक अबाउट इट। आई गेस सारी चीज समझ में आ रही हो भाई, चीजें समझ में आ रही होगी भाई। जो दिक्कत तो हो भाई कमेंट करना पड़ेगा और चीजों को आराम से फील करो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से समझते चलो, मजेदार चीजें। हम लोग कंपेयर करें एक मैग्नेट से डाइपोल मोमेंट, क्या हुआ, एक मैग्नेट के कंपैरिजन में एक चीजें दिखी जिसका बिहेवियर वापस मैग्नेट जैसा है, तो जो टर्म वहां डिफाइन होता था वो टर्म यहां पे डिफाइन कर दिए करंट कैरिंग कॉइल के लिए, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि अगर कोई इस तरह का लूप दिखे कहीं पर, यहां पे करंट अगर इस तरह फ्लो कर रहा हो, ठीक है, करंट इस तरह फ्लो कर रहा हो, तो क्या कर सकते हैं अपने, इसे हम लोग इमेजिन करके इस तरह कंप्लीट कर सकते हैं और वापस यहां पे नीचे में क्या एक और, ठीक है भाई, दिख रहा है, मतलब इमेजिन करो राइट एंगल में किताब है या लैपटॉप है, सोचो ये लैपटॉप जैसा स्ट्रक्चर है, दिख रहा है लैपटॉप जैसा स्ट्रक्चर है, इस पर काम नहीं किया जा रहा है, मान लो अगर अपने से लैपटॉप जैसा स्ट्रक्चर है मान लो, तो ऑब्वियसली अगर हम इसको दो वायर में कन्वर्ट कर दे, दो कॉइल में कन्वर्ट कर दे, एक और दो, और दिख रहा है ये वाला वायर कॉमन हो गया जहां पे एक में इधर और एक में इधर है डायरेक्शन, तो यहां पे कैंसिल हो जाएगा एक तरह से, होता ना +1 -1, प्लस आई माइनस आई कैंसिल हो गया, ठीक। इसके वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा निकाल लो, और इसके वजह से क्या होगा वो निकाल लो। दिख रहा है कैसे निकालोगे, अगर करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, या फिर अपने को प्लेन बता दिया होता कि ये YZ में है, ये XY पर है, तो अपने वैसे भी कर सकते थे, पर फिलहाल यहाँ पे मान लो ये कुछ इस तरह है, डायरेक्शन हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, मतलब कुछ प्लेन वाइज बात नहीं करते हैं। अगर तो करंट अगर इस तरह है तो इस तरफ होगा डायरेक्शन, और इसके वजह से क्या ऊपर की तरफ होगा, है ना। अगर ये दोनों का वैल्यू सेम है, बिकॉज सारे एज लेंथ अगर बराबर है, तो जो m इसका बनेगा NiA² मान लेते हैं, अगर स्क्वायर है तो इसका भी वही NiA² बने, दोनों का m सेम, तो रिजल्टेंट कहां से पास करेगा, m√2। समझ आ रहा है कैसे, एक इधर समझो, एक इधर, इसके वजह से ये कॉइल ऐसा है, इसके वजह से m इधर, इस वाले कॉइल की वजह से m ऊपर, तो इधर और इधर रिजल्टेंट बीच से पास करेगा m√2 45 डिग्री पर। समझ आया। और एक क्वेश्चन देख सकते हैं इस तरह, एक और क्वेश्चन इस तरह का देख सकते हैं, जहां पे वापस इस तरह से हम लोग को समझना पड़ेगा कि भाई किस तरह का कॉइल का कॉम्पोजिशन है वो। लेट्स से ट्राई करते हैं, कलर चेंज करते हैं, देखना भाई
थोड़ा गंदा बन गया डायग्राम, शायद इस समझ में नहीं आ रहा होगा। एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इस तरह का कॉइल है। यहाँ पे करंट इस तरह होके इधर होके इस तरह फ्लो कर रहा है। क्या हम लोग इसको ये 3 वायर में ऐसे बना सकते? देखो भाई, मैंने ऊपर को भी कंप्लीट कर लिया, एक ऐसे करंट और एक ऐसे करंट। ठीक है, यहाँ पे भी एक ऐसे करंट एक ऐसे करंट। तो यहाँ पर करंट इस तरह, यहाँ पे करंट इस तरह, और यहाँ पे करंट इस तरह। दिख रहा है? तो अब ये नीचे वाला जो कॉइल है, इसके वजह से अगर ऊपर की तरफ, ऊपर वाले कॉइल के नीचे तरफ, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। फील करो भाई, इमेजिन करो, इसके वजह से ऊपर की तरफ, उसके वजह से नीचे तरफ। समझ आ रहा है? नीचे तरफ, इसके वजह से ऊपर की तरफ, तो क्या बचेगा? खाली ये बचेगा, जो भी होगा ये है ना, ये। समझ आ रहा है? देखो भाई, नोट करो आराम से। समझ आ रहा है? इस तरीके से हम लोग अलग अलग तरह के करंट कैरिंग कॉइल को एक डाइपोल मोमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक और विचित्र सा बात और एक और एप्लीकेशन आता है। तो भाई 2 चीजें हो सकती है। जो बच्चे रेट मोशन पढ़े बड़े से वो अच्छे से फील कर पाएंगे, और की पढ़े में तो अच्छे से फील कर पाओगे। देखो, वायर फिक्स रहे, उस पर चार्ज मूव करे, ये एक बात हुई। दूसरा हो सकता है कि वायर मूव करे और चार्ज फिक्स रहे, है ना? चलो इसके पहले एक और चीज बताते हैं भाई, वो अपना डिस्कशन अगर समझ लें तो मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आएगा शायद। अगर एग्जांपल लेते हैं, हम लोग ने डाइपोल मोमेंट का बात ना और भी कहां किया है पता है? हम लोग ने जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सब जब पढ़ रहे थे हम लोग ना, याद हो रहा है? जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, NLM सब पढ़ रहे थे ना, तब भी हम लोग ने पढ़ा था। एक बार वापस बात करते हैं। अगर मान लेते हैं कोई हाइड्रोजन टाइप एटम है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका हेडिंग देना दे दो, बोर्स मैग्नेटन। क्या होता है? कोई भी हाइड्रोजन टाइप एटम में एक ही प्रोटॉन होता है और यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। हाइड्रोजन टाइप एटम में बाहर में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना? तो समझने वाला बात है भाई इसके लिए कि भाई ये जब घूम रहा है इधर में, ये जब इधर घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? अगर इसकी स्पीड है v और ये दूरी अगर r है, तो व्हाट इज इट? mvr, दैट्स द एंगुलर मोमेंटम फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात करें मैग्नेटिक मोमेंट की, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा NIA, यहां पे n लगा देते हैं 1, एक वायर्स थोड़ी ना है, बहुत से टर्न्स थोड़ी ना है। I क्या होगा? चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी या चार्ज पर टाइम, मतलब वन टाइम पीरियड, है ना? I क्या होता है? Q/T। I क्या होता है? Q/T, या फिर बहुत दोस्तों Q इंटू F लिख सकते हो, किताब में लिखा होता है Q इंटू F, फ्रीक्वेंसी, है ना? या तो ऐसे लिख दो या तो बाई T लिख दो। और एरिया क्या हो गया यहां पे? πr²। ठीक है, बहुत लोग इसको m, बहुत सारी किताब में से म्यू भी लिखा जाता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को बहुत लोग म्यू भी लिखते हैं। तो भैया Q/T, T क्या होगा? T क्या होगा? 1 टाइम पीरियड, है ना? टाइम पीरियड क्या होगा? 2πr/v। 2πr/v भी ऊपर चला गया, डिस्टेंस बाई स्पीड। यहां पे क्या हो गया? πr²। एक r कट गया, एक पाई कट गया, क्या बचा? QVR/2 इज म्यू। ठीक है, तो अगर अब हम लोग डिवाइड करने जाएं या फिर हम लोग इन दोनों को रिलेट करें, तो देखेंगे क्या? म्यू बाई एल, डिवाइड करते हैं म्यू बाई एल, क्या हो रहा है इधर में? QVR/2 और MVR कट गया, क्या बचा? म्यू बाई एल इक्वल्स टू Q/2m। ये क्या आ रहा पता है? ये एक रिलेशन है कि दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम, ये L क्या है? एंगुलर मोमेंटम। समझ आ रहा है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम पढ़े थे ना, mv इंटू आर, मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है MVR। यहां पे 90 डिग्री है, इसलिए साइन 90 था, दिखा नहीं, सर्कुलर मोशन हो रहा है ना? समझ ना? R क्रॉस P होता था L, वेक्टर L का फॉर्मूला R क्रॉस P। R क्रॉस P क्या हो गया? R इंटू MV साइन 90, जो भी हो। ये जो रिलेशन डिराइव हुआ ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रिलेशन डिराइव हुआ है,
यहां से हम लोग जो म्यू डिराइव करेंगे, ये जो म्यू निकलेगा, ये जो म्यू यहां पे निकला, या फिर हम लोग इस म्यू को लिख दें q बाई 2m इंटू एल, और जहां पे l को हम लोग लिखते हैं nh बाई 2 पाई, तो q इंटू nh बाई 4 पाई m, अगर n को डाल दे 1, n को डाल दे 1 और q को डाल दे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसे हम लोग कहते हैं बोर्स मैग्नेटन। इसे कहते हैं हम लोग बोर्स मैग्नेटन, ध्यान से नोट कर लेना, इसे कहते हैं हम लोग बोर्स मैग्नेटन। क्या हो गया भाई, म्यू इज इक्वल्स टू आया फॉर्मूला QVR बाई 2, एल यहां से निकला, दोनों को डिवाइड कर दिया, म्यू बाई एल, क्या आया q बाई 2m आ गया। ठीक है, आगे बढ़ो, तो q बाई 2m इंटू एल इक्वल्स टू म्यू, ये आ गया। एल क्या था, nh बाई 2 पाई, एल क्या था, nh बाई 2 पाई, याद है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, nh बाई 2 पाई। जब हम लोग जब भी एटॉमिक में बात करते हैं तो n क्या होगा, 1 2 3 4, अगर n डाल दे 1 तो म्यू आएगा EH बाई 4 पाई। इसका मतलब क्या होता है पता है, बोर्स मैग्नेटन क्यों कहते हैं, इसे कहा जाता है, ऑब्वियसली बोर्स मॉडल थ्योरम लगाया ना, एल क्या था, NH बाई 2 पाई, ये तो बोर के थ्योरम से आया था, है ना, कि एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, 1 गुना ऑफ h बाई 2 पाई होगा, या फिर 2 गुना ऑफ h बाई 2 पाई, फिर 3 गुना ऑफ h बाई 2 पाई, इसलिए नाम दिया गया बोर्स मैग्नेटन। और ये सबसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है। इससे छोटा मैग्नेटिक मोमेंट पॉसिबल नहीं है, मतलब या तो वो 1 गुना होगा, या तो 2 गुना होगा, या तो 3 गुना। एक्चुअली इसी पर बेस करके हम लोग आगे चल के मटेरियल के बारे में समझते हैं कि भाई वो मटेरियल किस तरह रिएक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड के सामने। ठीक है, इस पर हम लोग और डिटेलिंग बाद में करेंगे जब मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे, अभी इसे बस जान के रख लो। और ये जो रिजल्ट आया है इस बारे में डिटेल हम लोग और करने वाले हैं अगले वाले वीडियो में। हम लोग यहां पे इसे वाइंड अप करेंगे। अगले वाले वीडियो में सबको ट्राई करके रखना है कि भाई जब भी एक करंट कैरिंग नहीं, एक चार्ज रिंग रख दिया जाए, रादर एक चार्ज रिंग रख दिया जाए, और इस रिंग को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाएं, और यहां पे चार्ज q हो। ठीक है भाई, तो इसके लिए म्यू टू एल क्या आएगा, इसे डिराइव करना है। ठीक है, डिराइव करके रखो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। होपफुली यहाँ की सारी बातें क्लियर होंगी। जो क्लियर ना हो भाई नीचे लिख देना। ठीक है, दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप गोइंग थ्रू थिंग्स। फील लेते रहना भाई, मजेदार चीजें हैं, आराम से करते चलो। थैंक यू।